जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, पंजाब से समाचार ये है कि अभी तक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पे सस्पेंस बना हुआ है। सरकार ने और पंजाब पुलिस ने अभी तक उसको भगौड़ा घोषित कर रखा है और पर पब्लिक परसेप्शन जो है वो ये है कि अब नहीं, वो सरकार ने उसको जो है पकड़ रखा है। और इधर सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से ऐसे बहुत सारा मटेरियल पब्लिक में रिलीज किया जा रहा है, जिससे कि जो अमृतपाल सिंह का जो ऑरा था ना, जो उसके आभा मंडल है, वो ध्वस्त कर दिया है सरकार ने। उनकी चैट्स, इंस्टाग्राम चैट्स, वॉइस मैसेजेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स और उनका जो इन जनरल जो महिलाओं को लेकर उनकी जो बातचीत है, उनका जो व्यवहार है, रवैया है, उनका एटीट्यूड है या उनकी सोच, उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी नॉट सॉरी वीडियोस नहीं, ऑडियोज और उनकी चैट्स जो हैं वो पब्लिक हो गई हैं, जिसमें उनको मतलब बहुत अच्छा उनका चरित्र चित्रण नहीं होता है। इसके अलावा उनके आईएसआई से संबंध थे, उनके जो सहयोगी थे उनके पास करोड़ों रुपए, 30-40 करोड़ रुपया किसान आंदोलन में जो लोग मरे थे वहाँ पे दिल्ली में, उनके परिवारों को देने के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, वो उसके घपले और दुनिया भर के ऐसे जो जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, उसको गवर्नमेंट रह रह के जो है सेलेक्टिवली लीक कर रही है। उनकी पत्नी को लेके उनके जो है बब्बर खालसा से संबंध है, इनसे उनसे, मतलब इस प्रकार के बहुत सारी जो सूचनाएं जो हैं वो समाज में तैर रही हैं। और हर किस्म के लोग हैं, कुछ लोग उन सूचनाओं को सही मान रहे हैं, कुछ लोग गलत मान रहे हैं, कुछ लोग सचमुच मानते हैं कि वो भगौड़ा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं नहीं, वो उसको तो सरकार ने पकड़ रखा है, पर सरकार डिक्लेयर नहीं कर रही है। तो सब अपने अपने, परंतु इतनी बात तय है कि अमृतपाल सिंह का जो ऑरा जो क्रिएट किया गया था पंजाब में और उनको जो हीरो बना दिया गया था, वो उनकी हीरो की छवि तो कम से कम ध्वस्त हो गई। पर आज का हमारा जो विषय है ना, वो ये नहीं है इस वीडियो का। ये तो मैंने, चूंकि भाई पंजाब में लेटेस्ट समाचार क्या है और पंजाब में क्या पब्लिक परसेप्शन क्या है, इस पे मैंने आपको एक ओपनिंग रिमार्क दिया है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो पंजाब को जो समाज कनाडा और विदेशों में बसने को लेके जो पंजाब का जो ऑब्सेशन है ना, उसके ऊपर मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बस पिछले कई दिनों से ना देश में एक चर्चा है और ये बताया गया है कि कनाडा में पिछले 5 साल, लगभग 2019, 18-19 में कुछ बच्चे स्टूडेंट वीजा पे कनाडा गए थे। लगभग 700 स्टूडेंट्स का वहां पे उनको डिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं कैनेडियन गवर्नमेंट ने। उसमें कारण ये बताया गया है कि जब वो इंडिया में थे और उन्होंने वीजा, स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था, तो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स, वहां पे एक कॉलेज के में एडमिशन के झूठे पेपर्स लगाए थे, जो कि फ्रॉड है। और 700 स्टूडेंट्स के भविष्य पे तलवार लटक गई है और उनके ऊपर डिपोर्टेशन का एक खतरा मंडरा रहा है लगातार। खतरा भी तब मंडरा है जब वो पिछले 5 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बहुत सारों स्टूडेंट्स को पीआर मिल चुकी है, परमानेंट रेजिडेंसी जो मिलती है वहां पे। और ये देखिए, फैक्ट ये है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स पंजाब के स्पेशली कनाडा या विदेश में पढ़ने जाते हैं ना, इनफैक्ट ये पढ़ने वढ़ने नहीं जाते हैं। 99.9% बच्चों का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, पढ़ाई के नाम पे कनाडा चले जाना और वहां पे कोई भी ऐसा एक छोटा मोटा कोर्स करके नाम मात्र का, और उसके बाद वहां पे पीआर ले लेना। और बहुत से स्टूडेंट्स को तो पिछले 5 सालों में पीआर का प्रोसेस भी पूरा हो चुका था। अब जाके उनके ऊपर उनको कैनेडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है।
अब हुआ ये है साहब कि वो एक इन सभी स्टूडेंट्स ने ब्रजेश मिश्रा नामक एक एजेंट होता था, इमिग्रेशन एजेंट, उसके थ्रू अपने पेपर्स लगाए थे और उसके थ्रू अपना स्टूडेंट वीजा लिया था। और उसने क्या किया था कि पंजाब के कनाडा के एक बहुत मशहूर कॉलेज में फर्जी एडमिशन का डॉक्यूमेंट्स बना के कि हाँ साहब आपके वहां पे उस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको स्वीकृति मिल गई है, और वहां से उसने पेपर अप्लाई कर दिए। कैनेडियन गवर्नमेंट ने वीजा दे दिया और उसके बाद वहां पे जब पीआर वीआर अप्लाई तो वो सारी फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर चुके थे। अब जाके उन्होंने ये पाया कि साहब वो तो एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी थे, और अब बच्चों को वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब इसमें ये जो ब्रजेश मिश्रा नाम का जो कंसल्टेंट था, इसने इतनी होशियारी की है कि इसने सभी बच्चों से जो सिग्नेचर्स कराए हैं उसमें ये लिखा है कि साहब हम ये स्टूडेंट वीजा का सारा प्रोसेस खुद अप्लाई कर रहे हैं, जबकि अप्लाई किया है उसने, पर सिग्नेचर इनसे ये लिए हुए हैं कि साहब नहीं नहीं नहीं, ये तो हम सभी स्टूडेंट्स ने वहां लिख के दे रखा है कि ये तो हमने खुद अप्लाई किया है। इसका मतलब वो जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी उस एजेंट पे नहीं बल्कि स्टूडेंट पे आ जाती है लीगली। पर फैक्ट ये है कि उस आदमी ने इनसे 20-20 लाख रुपए लिए थे और वहां पर बाकायदा एक सेमेस्टर की फीस भी ली थी कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया और एक सेमेस्टर की फीस। जब ये बच्चे वहां पहुंचे तो इसने तुरंत उनको फोन करके कहा, एक एक बच्चे को, कि ऐसा है कि वो कुछ ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई और उस कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिल नहीं पाएगा, तो आप कहो तो मैं आपकी फीस रिटर्न कर देता हूं, रिफंड कर देता हूं, नहीं तो आपको किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन दिला देता हूं, उसके लिए अप्लाई कर देता हूं। तो बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए मान गए। इस एजेंट ने, ब्रजेश मिश्रा ने, इनको अन्य कॉलेजेस में एडमिशन दिला दिया, कुछ ने अपनी फीस वापस भी ले ली। पर फाइनली स्टेटस ये है कि सब 700 बच्चों के ऊपर डिपोर्ट होने की तलवार लटकी हुई है। अब सब ये एक द 700 स्टूडेंट्स इज अ ह्यूज नंबर, और ये 700 स्टूडेंट्स सारे के सारे जालंधर रीजन के रहने वाले हैं, क्योंकि वो जो एजेंट था वो जालंधर में उसका ऑफिस था। तो अब बात ये था कि एक स्टूडेंट का एक बार वीजा लगाने का जो खर्चा आता है ना, वो लगभग 20-25 लाख रुपए आता है, और इसके अलावा अन्य खर्चे। तो अब आप ये देख लीजिए कि 700 स्टूडेंट्स का अगर 20-25 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो उन 700 परिवारों की इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई, और 200-300 करोड़ का एक लॉस जो है, ये नेशन को भी तो एक लॉस हुआ ना, पंजाब को भी तो। और ये जितने स्टूडेंट्स जाते हैं ना, इसमें से 99% स्टूडेंट्स बेचारे, ये इनके माता पिता, ये सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो कर्जे लेके जाते हैं, ज्यादातर तो अपनी जो जमीनें बेच के जाते हैं। तो सब एक एक 1.5 किल्ला, एकड़ जमीन बेच के बच्चे वहां गए हुए हैं, 5 साल से वहां रह रहे हैं, 5 साल की उनकी स्ट्रगल, 5 साल की उनकी जी तोड़ मेहनत, और अब उनको बोल दिया था वापस जाओ। तो अब एक इतना बड़ा एक ये ना समाज के लिए एक इतना बड़ा धक्का है, और अब पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, उन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब बहुत से बच्चों के सामने एक ही विकल्प है कि तब वहां पे इस सरकार के इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील करें, कोर्ट केस करें। तो बताया जाता है कि साहब वहां के वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि अगले 2-4-5 साल तक अगर बच्चा कोई केस कर दे तो जो वो महीने में वहां कमाएगा ना, वो सारा का सारा वकीलों की फीस में लग जाएगा। बल्कि एक महीना में जो बच्चा वहां कमाएगा, दिन रात 18-18 घंटे की मेहनत से जो पैसा कमाएगा वो सारा वकीलों की फीस में जाएगा। उसके बाद भी
फैसला इनके पक्ष में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 साल वो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं, अगले 2-4-5 साल और बर्बाद करने की क्या ये गैम्बल, ये जुआ उनको अब खेलना पड़ रहा है। अब देखिए ना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मतलब कितने भयंकर संघर्ष के दौर से वो बच्चे गुजरे हैं और अभी आने वाले समय में भी उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और रियल स्टोरी सुनाता हूँ। कल ही मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें एक कोई वहाँ ये पंजाबी लोकल न्यूज़ पोर्टल है, यूट्यूब चैनल, वो ना उसने एक पंचायत लगा रखी थी जिसमें केस ये था कि साहब एक लड़की जिसने आइलेट्स के 6-7 बैंड ले रखे थे उसको उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक फर्जी शादी या जैसी भी शादी थी उसको वो करके 25 लाख रुपए लड़के वालों ने दे दिए और 1.5 एकड़ जमीन, 1.5 किल्ला जमीन बेच के उस लड़की को 25 लाख रुपए दिए। वो लड़की वहां गई, फिर उसने उस लड़के से और उस लड़के के परिवार से हेलो हाय बातचीत फोन पे बंद कर दी और उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, वो बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में ये एक नकली शादी होती है जिसमें लड़की की सिर्फ एक जिम्मेवारी है कि हमारे लड़के को तुमको कनाडा पहुंचाना है स्पाउस वीजा पे। जब तुम वहां सेटल हो जाओगी, जब तुमको वहां पीआर मिल जाएगी तो तुम हमारे बेटे को भी ले जाओगी। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है लड़की और लड़के के परिवार के बीच में। और शादी जो है वो ज्यादातर केसेस में नकली होती है, कुछ केसेस में असली भी होती है। तो सब लड़की ने लड़के अपना ये वादा नहीं निभाया और लड़के को वो नहीं ले गई वहां। अब लड़का जब यहां डिप्रेशन में जी रहा है, उनको लगता है कि हमारा 25-30 लाख रुपया डूब गया, पिछले 2-3 साल खराब हो गए, 1.5 किल्ला हमने जमीन बेच दी अपनी। वो बता रहे थे, सरपंच उस गांव का बता रहा था कि 3-3.25 किल्ले जमीन है परिवार के पास, जिसमें से 1.5 किल्ला इन्होंने बिकवा दी। वो कहते हैं वो 1.5 किल्ला भी जो एक्चुअल रेट था उससे औने पौने दामों में बिकी है। अच्छा, लड़की ने क्या किया कि अपने सो कॉल्ड हस्बैंड का तो वीजा नहीं लगवाया, स्पाउस वीजा, पर अपने मम्मी और पापा का लगवा दिया है। तो तब वो विवाद हो रहा था, तो फिर लड़के वालों ने क्या किया, उस लड़की के सो कॉल्ड इन लॉज ने उस लड़की को बहला फुसला के इंडिया बुलाया और जैसे ही वो इंडिया आई तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। कहते अब हम तेरा पासपोर्ट नहीं देंगे। तो इसी बात की कल वो पंचायत हो रही थी ऑन कैमरा। तो लड़की और लड़की का बाप ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं साड़ा पासपोर्ट वापस दे दो, हम वादा करते हैं कि हम आपके लड़के को भी ले जाएंगे। और लड़की और लड़की के बाप का पूरा फोकस ये था कि किसी तरह मेरा पासपोर्ट मुझे वापस मिल जाए। और लड़के की जो मां थी, उस लड़की की सो कॉल्ड सास, वो कहती चाहे कुछ हो जाए पासपोर्ट मैं वापस नहीं दूंगी, अब हमने नहीं भेजना अपना लड़का, हमें अब तू भी यहां रहे और मेरा लड़का तो यहां है ही है। इधर लड़की का बाप ऑन कैमरा पूरी पंचायत के सामने, पूरे गांव के सामने 25 लाख की जगह 40 लाख रुपए रिटर्न करने को तैयार था। तो गांव के सरपंच साहब जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे इस पंचायत में। उन्होंने भी बड़ी लानते मलानते की उस लड़की के परिवार को कि आपने धोखा किया। तो सब मैंने कल ये वीडियो देखा और अंत में उसने ये हुआ कि साहब चलो कोशिश करेंगे इनके बीच में समझौता हो जाए और हम इस लड़की का किसी तरह पासपोर्ट वापस दिला लें। पासपोर्ट वापस तब दिलाएंगे जब वो 40 लाख रुपए सो कॉल्ड जो है उसका लेन देन या वॉट एवर इट इज। तो साहब मैं जब ये वीडियो देख रहा था तो मैंने कहा बताओ ये वक्री कौम है, अपनी बेटियों का इस तरह से आप जो है ये क्या, इसको आप क्या कहेंगे कि आपने 25 लाख रुपए में ये जो सौदा किया, ये क्यों किया? आप एक फैमिली को धोखा दे रहे हो। अरे यार तुमको इतना ही शौक है तो तुम अगले की 1.5 किल्ला जमीन क्यों बिकवा के अपनी बेटी को सेटल कर रहे हो?
तुम अपनी जमीन बेच के अपनी बेटी भेज दो ना। तो ये तो था साहब लड़की वालों का पक्ष। इसको आप क्या कहेंगे? सौदा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बेचना कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा उधर देख लो, वो एक लड़का है टोटली निकम्मा नालायक नल्ला, जो अच्छा ये सौदा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो आइलेट्स के 7 बैंड ले सके, मतलब बेसिक बेसिक इंग्लिश जो होती है वो नहीं सीख सकते जनाब। इसलिए एक सो कॉल्ड नकली शादी में एक नकली बीवी के कंधे पे चढ़ के साडा पुत कनेडे जाऊगा। एक लड़की से सौदेबाजी करके ਤੁਹਾਡਾ पुत कनेडे जाऊगा। अच्छा तो पूरी कौम का एक ही सपना है असीता जी कनेडे जाना। अरे यार जब तुम्हारा एक ही सपना है कनेडे तुसी जाना है तो 5-7 साल पहले इसकी तैयारी कर दो। किसी अपने बच्चे को किसी अच्छे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने लग जाओ तो सीबीएसई का या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा उस आइलेट्स एग्जाम्स के लिए वो उसके लिए पीनट्स होता है, आराम से 15 दिन की तैयारी में वो पास कर सकता है। और तुम्हारी तो पूरी सोसाइटी का एकमात्र लक्ष्य ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है कि तुमको आइलेट्स क्लियर करके स्टूडेंट वीजा लगवा के कनेडा जाना है, तो भैया उसकी तैयारी कर लो। इंग्लिश ऐसी कौन सी इतनी बड़ी तोप है जो तुम नहीं कर सकते? आज नहीं कर सकते, आज से 5-7 साल पहले अगर तुमने किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया होता, कोई एक इंग्लिश की ट्यूशन रख ली होती तो सीख जाते इतनी इंग्लिश। पर उतनी भी जहमत नहीं उठानी, उतनी भी प्लानिंग नहीं करनी, अपने जीवन की उतनी भी तैयारी नहीं करनी, और अंत में अपनी बाप दादाओं की पुश्तैनी जद्दी जमीन बेच के एक लड़की से सौदा करके इस प्रकार की ये अच्छा ये इससे घटिया इससे गंदी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपको एग्जाम्पल और कौन सा मिलेगा? उसके बाद जी सारा गांव मुझे छेड़ता है, मैं तो सारे गांव में, अच्छा वो इतनी बड़ी पंचायत हो रही थी, वो लड़की दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, पर वो जो नल्ला था ना वो लड़का निकम्मा नलायक वो नहीं आया पंचायत में, उसने नहीं कैमरा पे अपना मुंह दिखाया, कहने मैनू शर्म आउंदी है, लोग की मैनू की कहणगे, अरे तू है ही नल्ला, तुझे क्या कहेंगे लोग? वैसे ही तू सारी दुनिया को मालूम है कि तू अपने बल पे कुछ नहीं कर सकता, तू जिंदगी में जो भी कुछ करेगा अपनी बीवी के कंधे पे करेगा। तो सब उस वीडियो में सरपंच साहब ये कह रहे थे, और आज एक और मैं ऐसे ही चर्चा में बैठा हुआ था तो उन्होंने बोला कि साहब आज की तारीख में पंजाब में हजारों हजारों नहीं लाखों लोग अपनी बाप दादा की पुश्तैनी जमीन बेच के कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज पंजाब में जमीन के बायर है ही नहीं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेल लैंड इन पंजाब। हर बंदा 1-2 किले बेचना चाहता है, खरीदने वाला कोई है नहीं। पुराने जमाने में भी पंजाब में जो भी प्रॉपर्टी का जो भी मार्केट था उसमें एनआरआई वहां जाके इंग्लैंड अमेरिका में दिन रात खट के पैसा कमाते थे, पर जमीनें यहां बनाते थे, इन्वेस्ट यहां करते थे। अब उल्टा हो गया, एनआरआई यहां पर बनाई हुई जमीनें बेच के जा रहे हैं, या जिसको एनआरआई बनने का शौक है वो अपनी जमीन यहां बेच, या वो जो एनआरआई बन चुका है जो 50 साल से वहां रह रहा है वो भी अपनी पंजाब में बनाई हुई सारी प्रॉपर्टी जमीन बेच रहा है, और जिसको एनआरआई बनने का शौक है, जिसका सपना है इंग्लैंड अमेरिका जाने का, कनेडा जाने का, वो भी अपनी जमीन बेच रहा है। तो आज की तारीख में पंजाब के ऊपर सेल का बोर्ड लगा हुआ है, जमीन बिक्री के लिए उपलब्ध है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेल हिज लैंड। तो सब ये है कहानी। जमीन बिकाऊ है, पंजाब बिकाऊ है, पंजाब इज अवेलेबल फॉर सेल। आ कौन रहा है?
यूपी बिहार से अप्रवासी मजदूर आते हैं, यहाँ दिन रात खटते हैं, एक एक परिवार के 6-6 लोग आते हैं, यहाँ आलू प्याज की रेडी लगा के 1000-1500 रुपये प्रति रेडी रोज कमाते हैं, 5-7-8 हज़ार रुपये रोज कमाते हैं और इन्हीं की जमीनें खरीद रहे हैं। आज की तारीख में जमीनों का एक ही खरीदार है, यूपी बिहार एमपी का अप्रवासी मजदूर। ਅਸੀਂ शेर ਹੁੰਦੇ हैं, ਅਸੀਂ सूरमा ਹੁੰਦੇ हैं, साडी जमीन बिक रही है ते भईए खरीद रहे ने, ये भैये पंजाब को खा जाएंगे, इनको आने मत दो। अरे भैया तुम तो चले जाओगे, जो रहा साहब पंजाब है उसको इन भैयों ने ही संभाल रखा है। आप पंजाब का कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट उठा लीजिए, इनकी पूरी खेती देख लो, एवरीथिंग इज बीइंग डन, इज बीइंग रन बाय द माइग्रेंट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार। आपको इनको गाली भी देनी है, इनके बिना आपका 1 मिनट काम नहीं चलता। आपको अपने खुद के खेतों में काम नहीं करना, आपके यहाँ जो भी थोड़ा बहुत एंटरप्राइज, तो भी इंडस्ट्री, थोड़ा भी कुछ एमएसएमई बची है उसमें काम इन्हीं बेचारों ने करना है। इनको आप गाली भी दोगे, इनके बिना आपका 1 मिनट काम नहीं चलता। आप ये भी कहते हो कि इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। अरे भैया तुम छोड़ के जाओगे तो कोई ना कोई तो रिप्लेस करेगा तुम्हारे पंजाब को, लोग कर रहे हैं। फिर तो ऊपर से आप रोते हो कि यहाँ पे पंजाब तो अब जी रहने लायक नहीं रहा, माहौल आपने खुद खराब किया है सारा। तो सब दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ पंजाब। पिछले 5-7 दिनों से जब से ये क्रैकडाउन हुआ है, तो अब एक और उम्मीद की किरण जगी है कि अगर सब कुछ सही सलामत हो जाता है, गवर्नमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है तो शायद हालात सुधरेंगे। परंतु ये जो इमिग्रेशन का जो ट्रेंड चल पड़ा है, इसका कोई हल पंजाब में नहीं दिखाई देता। पंजाब की जमीन ऐसे ही बिकेगी और औने पौने। अभी लोग बता रहे हैं ना कि जो 20 लाख रुपए का किला बिक भी रहा है, अब वो मेरे एक जानकार मित्र बता रहे थे, कहते अभी साल 2 साल और रुक जाओ, ये ही यूपी बिहार के लोग हमारी जमीनें 15 लाख रुपए एकड़ में लेंगे। और आपको मैं और बता दूं, आज की तारीख में यूपी और बिहार में आप 50 लाख का भी किला खरीद नहीं सकते। एक तो मिलेगा ही नहीं कहीं, वहां महंगी इतनी जमीन। एक जमाना था कि पंजाब का एक किला, 1 एकड़ जमीन बेच के यूपी बिहार राजस्थान एमपी में लोग 10 एकड़ खरीदते थे। आज ये स्थिति आ गई है कि अगर आप यूपी और बिहार में अपना 1 एकड़ खेत बेच देंगे तो पंजाब में 2 एकड़ खरीद लेंगे। तो साहब दिस इज द स्टोरी। पंजाब की और अन्य समस्याओं पे हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे अपने इस चैनल पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।